नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता दें कि जो पोरीफेरा फाइलम है इसमें लगभग 10,000 स्पीसीज हैं। ठीक है, कितना स्पीसीज है मेरे दोस्त? 10,000 स्पीसीज हैं। पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, इसको आप देखिए। पोरीफेरा, पोरीफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द पोरस प्लस फेरी। ठीक है, पोरस का अर्थ होता है पोर, पोर का मतलब होता है छिद्र, छिद्र, और फेरर का मतलब होता है टू बियर, टू बियर मतलब छिद्र को धारण करना। ऐसे जीवधारी जिनका पूरा का पूरा शरीर छिद्रित होता है, अर्थात छिद्रधारी हम इसे कह सकते हैं, छिद्रधारी जंतु जिनका पूरा का पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है, पूरे शरीर में छिद्र ही छिद्र होते हैं, उसे हम पोरीफेरा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, देखिए, पोरीफेरा के अध्ययन को कहते हैं पैराजूलॉजी। स्टडी ऑफ पोरीफेरा इज कॉल्ड पैराजूलॉजी, यानी पोरीफेरा के अध्ययन को हम पैराजूलॉजी कहते हैं। ठीक है, और यह जो पोरीफेरा नाम है सबसे पहले किसने दिया, तो हम आपको बता दें दोस्त, पोरीफेरा जो नाम है सबसे पहले दिया रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में। 1825 में रॉबर्ट ग्रांट ने यह नाम पोरीफेरा दिया। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, एक अभी इसके पहले आपने प्रोटोजोआ पूरा पढ़ा था, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा आया। तो यह जो लिखा गया हमने दोस्त, लिखा है प्रोटीरोस्पंजिया। प्रोटीरोस्पंजिया एक ऐसी स्पीसीज है जिसे लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा कहा जाता है, अर्थात प्रोटीरोस्पंजिया को प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कड़ी कहा जाता है। यह दोनों के बीच की कड़ी है। देखिए, इसके शब्द से ही पता चल रहा है, प्रोटीरो, प्रो का मतलब प्रोटोजोआ और स्पंजिया का मतलब कि क्या, इसमें पूरा का पूरा स्पंज है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कड़ी है इसको स्पंजिया। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि पोरीफेरा में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्पंज कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्पंज है ल्यूकोसोलेनिया, और जिसका जो माप होती है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी माप 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तक यह होता है। ल्यूकोसोलेनिया सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, दूसरा है कि सबसे बड़ा जो है स्पंज, सबसे लार्जेस्ट स्पंज है, कौन सा है, तो लार्जेस्ट स्पंज हम बता दें मेरे दोस्त, वह क्या है, स्फेसियोस्पंजिया। स्फेसियोस्पंजिया इज द लार्जेस्ट पोरीफेरन एनिमल। ठीक है, देखिए, एक बात और हम आपको बता दें, जो पोरीफेरा है, यह फाइलम पोरीफेरा जो है, इसके सभी सदस्यों को स्पंज कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉल्ड स्पंज। सभी पोरीफेरा के सभी सदस्यों को स्पंज नाम दिया जाता है। ठीक है, इलियास, यहां आप एक नाम देख रहे हैं दोस्त, इलियास इस्टेब्लिश्ड द एनिमल नेचर ऑफ स्पंज। सबसे पहले स्पंज को बताया कि यह एनिमल प्रकृति का होता है, यह जंतुओं की प्रकृति का होता है। किसने बताया? इलियास ने। ठीक है, कि यह जंतु जैसा बिहेव करता है। ऑल स्पंज आर एक्वेटिक, सभी स्पंज जलीय होते हैं मेरे दोस्त, सभी जल में होते हैं, कोई ऐसा नहीं है इसमें से कोई ऐसा जंतु नहीं जो स्थल पे होता है, सभी जल में होते हैं। ठीक है, अब उसमें भी जलीय में भी मोस्टली मैराइन होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? लवण युक्त जल में ये रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ही हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला यह क्या है? यह है फ्रेश वाटर। ठीक है, जो एक डेमो स्पंजिया का यह सदस्य है, डेमो स्पंजिया क्लास का यह सदस्य है स्पॉन्जिला। अभी मैं इसकी बात आगे कर रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, स्पॉन्जेस में बी सॉलिटरी, यानी सभी जो स्पंज होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? एकल हो सकते हैं, मतलब अकेले अकेले भी पाए जा सकते हैं, अथवा कॉलोनियल भी पाए जाते हैं, मतलब अकेले भी रह सकता है, समूह में भी रह सकता है। ठीक है, तो जो अकेले रहता है मुख्य रूप से उसका एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन। ठीक है, जैसे कॉलोनियल में जैसे हम आपको बता दें ल्यूकोसोलोनिया, ये कॉलोनी अवस्था में होता है। कॉलोनी आप जानते हैं, जहाँ छोटे छोटे से, कॉलोनी का मतलब वहाँ कई जो है कमरे बने होंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉलोनी। तो कॉलोनी का मतलब इकट्ठे में पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट्स क्या है, इट हैज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, पहला ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेलुलर लेवल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस जो है फाइलम में पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो पोरीफेरा है, ये पोरीफेरा चल रहा है, तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह कैसा होता है? सेलुलर लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और इसमें भी यह ऐसा नहीं है कि सेलुलर लेवल होता है तो केवल एक इसमें सेल्स होती है, इसी में सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। यह मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है, लेकिन इसमें क्या है कि सेल्स मिल करके ऊतक का फॉर्मेशन नहीं करती, ऊतक नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि स्पॉन्जेस हैज नो टिश्यू, स्पंज में कोई
टिश्यू नहीं होता है। इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल की होती है, मल्टी सेलुलर है, ये यानी कई कोशिकी है, लेकिन इसमें मतलब सभी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग है। सभी कोशिकाएं मिल करके झुंड में वह ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें ऊतक नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि बॉडी इसकी कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। मुख्य रूप से यह एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल मतलब किसी भी प्लेन से अगर किसी जीवधारी को आप डिवाइड करिए तो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन यहां आप देखिए, एक आप इसे ध्यान रखिएगा कि रेडियली सिमेट्रिकल किसमें होता है, वह होता है ल्यूकोसोलोनिया। ल्यूकोसोलोनिया रेडियली सिमेट्री होता है मेरे दोस्त। ठीक है, और एक बात और हम आपको बता दें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बॉडी विथ न्यूमरस माउथ, इसमें ढेर सारे मुख जैसी संरचना होती है, उसे कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑस्टिया। देखिए जैसे ये हम आपको बता दें कि यह एक संरचना है, ये एक संरचना है। अब इसमें ढेर सारे इसकी बॉडी में छिद्र होंगे, पोर्स होंगे छोटे छोटे से, इसी छोटे छोटे छिद्रों को कहते हैं ऑस्टिया। ये माउथ के समान होता है और एक बड़ा सा होता है ऑस्कुलम। ठीक है, सिंगल एग्जिस्ट, एक निकास द्वार होता है, एक निकास द्वार होता है, केवल एक होता है, और जिसमें से घुस द्वार होता है, मतलब जिसमें से इंटर करता है जल पूरा, उसे हम कहते हैं ऑस्टिया, और एक निकास द्वार होता है, उसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। तो ये भाई ऑस्कुलम हो गया जो सबसे ऊपर है, और ढेर सारे इसकी बॉडी में जो छिद्र है, जिधर से वाटर इंटर करता है, प्रवेश करता है, उसे हम कहते हैं ऑस्टिया, जिधर से वाटर बाहर निकल गया उसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। और क्या खास बात है इसमें, बॉडी वॉल इनक्लोज्ड अ लार्ज कैविटी, यानी इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है एक घेरे हुए होती है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है, इनकी शरीर की जो भित्ति होती है, वह घेरे होती है चारों तरफ से मेरे दोस्त, किसको, एक बड़ी कैविटी को घेरे होती है। उस कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील। जैसे हम आपको बता दें इसका स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने बताया कि रफली अभी बनाया था एक डायग्राम, जैसे मान लिया कि यह है स्पंज। ठीक है, अब ये चारों तरफ से इसकी जो बॉडी वॉल है, बीच में इसके जो होती है एक क्या होती है, बिल्कुल स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, इसके बीच में एक गुहा होती है। ठीक है, जिस ऑस्टिया से जा करके वाटर इसी स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर ऑस्कुलम की तरह बाहर हो जाता है। ठीक है, इस स्पॉन्जोसील को हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी नाम देते हैं। स्पॉन्जोसील को क्या कहते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। और इसकी जो बॉडी वाल होती है, स्पंज की जो बॉडी वाल होती है मेरे दोस्त, वह डिप्लोब्लास्टिक होती है। इसकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब एक इक्टोडर्म होती है बाहर की तरफ, यानी आउटर इक्टोडर्म होती है, और इनर इंडोडर्म होती है। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसका पूरा का पूरा जो शरीर है, इसमें शरीर में दो जो है लेयर होंगी, एक तो इक्टोडर्म बाहर की तरफ इक्टोडर्म कहलाती है, और एक अंदर की तरफ क्या कहलाती है, इंडोडर्म कहलाती है। अब यहाँ खास बात ध्यान देने वाली बातें अब शुरू हो गया है, वो प्रश्न जहाँ से आते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, जो इक्टोडर्म है इसका दूसरा नाम है पिनाइकोडर्म। इक्टोडर्म का दूसरा नाम क्या है, पिनाइकोडर्म, और इंडोडर्म का दूसरा नाम क्या है, कोइनोडर्म। आप इसे ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आता है मेरे दोस्त। ठीक है, इक्टोडर्म का नाम ईपी और ये ईसी है। ठीक है, इक्टोडर्म को पिनाइकोडर्म कहते हैं, बाहर से ही तो पिन टच करेंगे। ठीक है, और इंडोडर्म का दूसरा नाम है कोइनोडर्म। ठीक है, अब ये पिनाइकोडर्म दो प्रकार की सेल्स रखती है। पिनाइकोडर्म में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, अर्थात इक्टोडर्म में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होता है पिनाइकोसाइट्स, जो चपटी होती हैं। पिनाइकोसाइट्स कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। हम आपको बता दें, जो इसकी बाहर की भित्ति होती है, मैं फिगर बना रहा हूं तो एक बाहर की तरफ जो भित्ति होती है, यह चपटी होती है, इसे कहते हैं पिनाइकोडर्म। और एक ये अंदर, ये बिल्कुल बाहर की लेयर ये भी है, लेकिन इससे कहते हैं पोरोसाइट। ठीक है, पिनाइकोसाइट और पोरोसाइट दो वाला है। अब पोरोसाइट की संरचना ये कैसी होती है, ओवल होती है, अंडाकार होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि इक्टोडर्म को पिनाइकोडर्म भी कहते हैं। पिनाइकोडर्म में दो प्रकार की कोशिकाओं में बटी होती है, पिनाइकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। पिनाइकोसाइट्स फ्लैट सेल्स होती हैं और पोरोसाइट्स कैसी होती हैं, अंडाकार होती हैं। अब जो इंडोडर्म है, इसी का दूसरा नाम जो मैंने बताया कि कोइनोडर्म है, ये कॉलर सेल्स होती हैं। क्या बनाती है, कॉलर सेल्स, अथवा इसको कहते हैं कोइनोसाइट सेल्स। ठीक है, कॉलर सेल्स द्वारा कोइनोडर्म बनी होती हैं, अथवा कह दीजिए कि ये कोइनोसाइट सेल्स द्वारा बनी होती है। कोइनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं दोस्त, ये फ्लैजिलेटेड होती हैं, अर्थात फ्लैजिला युक्त होती हैं। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल इस तरह से फ्लैजिला युक्त होती हैं। ये इंडोडर्म अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ नहीं, बल्कि ये अंदर की तरफ होती है, जो फ्लैजिलेटेड होती हैं। ठीक है, यही हम आपको बता दें, जो कोइनोसाइट्स लिखा है, आप इसे ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कोइनोसाइट सेल्स, यह इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, पोरीफेरा का। यह मुख्य लक्षण है कोइनोसाइट सेल्स का पाया जाना सबसे ज़्यादा, जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है,
अब बात आती है कि दोनों के बीच में एक लेयर और यहां अपीयर हो जाती है। एक कौन सी मेरे दोस्त, हम आपको बता दें, वह भाग है जो इसके इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में, वह होता है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम क्या होता है? एक जिलेटिनस मटेरियल होता है, एक चिपचिपा तरल जिलेटिनी युक्त यह पदार्थ होता है, ठीक है, जो किसका बना होता है मेरे दोस्त? वह बना होता है अमीबोसाइट सेल्स का। तो और यह अमीबोसाइट्स, देखिए अमीबोसाइट से ही मिलकर के बन रहा है क्या? मीजेनकाइम, जो बीच का भाग है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के दोनों के बीच का है, ठीक है। अब ये अमीबोसाइट सेल्स जो होती हैं, हम आपको बता दें, अमीबोसाइट्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि अपनी स्ट्रक्चर में क्या करता है? चेंजेस करता रहता है। अमीबोसाइट सेल्स में कई प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो 4 होती हैं, जो अभी तक पूछी गई हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसकी मैं यहाँ जिक्र करता हूँ मेरे दोस्त। देखिए अमीबोसाइट्स में स्क्लेरोब्लास्ट, ये एक सेल्स होती है स्क्लेरोब्लास्ट, इसका काम होता है स्केल्टन बनाना, ठीक है, ये कंकाल बनाती है मेरे दोस्त, ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट। स्केलेरोब्लास्ट, स्केल्टन आप समझ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है स्पॉन्जियोब्लास्ट, ये भी कंकाल बनाती है, लेकिन हम आपको बता दें स्पॉन्जियोब्लास्ट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए यह किसका फॉर्मेशन करती है? स्पीक्यूल्स का निर्माण करती है। स्पीक्यूल्स कंटिकाओं का निर्माण करती हैं, जो इस तरीके से कंटिकाएं होती हैं, अभी देखिएगा फिगर में कि कंटिकाओं का निर्माण करती हैं स्पॉन्जियोब्लास्ट, ठीक है। और यह स्पीक्यूल्स बाद में किसका? स्केल्टन के एज स्केल्टन यह फंक्शन इसका होता है, ठीक है। अगली कोशिका है आर्कियोसाइट्स, यह भी बहुत पूछा जाता है। आर्कियोसाइट्स ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, आर्कियोसाइट, ठीक है। आर्कियोसाइट्स किसके लिए होती हैं? इसका कार्य क्या होता है? ओवा और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती हैं। ये आर्कियोसाइट सेल्स ही ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ओवा स्पर्म का फॉर्मेशन कौन सेल करती हैं? आर्कियोसाइट्स करती हैं, ठीक है। और एक है थीसोसाइट्स, जो थीसोसाइट सेल्स होती हैं मेरे दोस्त, यह किसका स्टोर करती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड का इसका कार्य होता है, यानी खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं थीसोसाइट। जो इसका कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम अथवा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वह किस में सहायक होता है? इसका जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या कैनाल सिस्टम कह दीजिए, जिसके द्वारा इंटर किया वाटर फिर बाहर निकल आया, किस में सहायक होता है? कि न्यूट्रिशन में भी सहायक होता है, रिस्पायरेशन में भी सहायक होता है और एक्सक्रीशन में भी सहायक होता है। यानी न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन तीनों में यह सहायक होता है, ठीक है। और इसका जो इसमें एक खास बात ये हम आपको बताते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव कैविटी और माउथ एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव कैविटी और माउथ एब्सेंट होता है। अब आप ऐसा मत समझिए कि जिसका ऑस्टिया भाग है, ये देखिए हम आपको बता दें, ये ऑस्टिया, अब ये संरचना आप देख रहे हैं, यह इसकी संरचना है ऑस्टिया। ऑस्टिया इसमें ढेर सारे होते हैं छिद्र, पोर्स, ठीक है, जिसके द्वारा वाटर इसमें इंटर करता है, प्रवेश करता है। और ये एक बड़ा इसमें पोर्स होता है ऊपर की तरफ, जिसे कहते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। इसके द्वारा वाटर क्या होता है? आउट होता है, ठीक है। ऑस्टिया द्वारा इन होता है और ऑस्कुलम द्वारा आउट होता है। और यह जो ऑस्कुलम होता है घिरा होता है मेरे दोस्त, किसके द्वारा? ऑस्कुलर फ्रिंग्स ऑफ मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स के द्वारा यह चारों ओर से घिरा होता है, ठीक है। और इसकी बॉडी में ऑस्टिया के अलावा आप देख रहे हैं कि यह बॉडी स्पिक्यूल्स है। बॉडी स्पिक्यूल्स अभी मैंने बताया, ठीक है। स्पंजियो साइट्स, जिसका कार्य होता है क्या? स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो यह है, बिल्कुल इसकी बॉडी छिद्रित है। और ये देखिए कॉमन बेस है इसका, और जिससे जुड़ा होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है, सेसाइल होता है ना, तो ये उससे जिससे जुड़ा होता है उसे कहते हैं सबस्ट्रेटम। और इसकी संरचना हम आपको बता दें कि देखिए इसी को बिल्कुल हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इसको हमने काटा 2 भाग में, ऐसे बिल्कुल बराबर भाग से ऐसे हमने इसको जब फाड़ा, तो ये देखिए जब फाड़ दिया तो इसकी संरचना ये दिखने लगी। बीचों बीच हमने ये ऐसा लगा करके बिल्कुल फाड़ दिया तो ये संरचना दिखने लगी। इसके बीच में याद देखिए, इसके बीच में जो गुहा है इसे कहते हैं स्पॉन्जियोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी, इसकी बीच वाली भाग है, ये देख रहे हैं आप पूरा। और इसमें जो छिद्र होते हैं, ये बिल्कुल ये छिद्र इस तरीके से होते हैं मेरे दोस्त। इसकी बॉडी में जो छिद्र होते हैं बिल्कुल जा करके किस में खुलते हैं? ये इसके छिद्र स्पॉन्जियोसील में खुलते हैं, ठीक है, ये छिद्र हैं। और इसकी देखिए ये जो इसकी ऊपर देख रहे हैं ऑस्कुलर फ्रिंग्स हैं, और ये साइड्स में देखिए ये बाहर की भित्ति हो गई, इक्टोडर्म हो गई, और अंदर की तरफ कौन हो गई? इंडोडर्म हो गई। ये बाहर की जो भित्ति है इसे कहते हैं इक्टोडर्म, जो अंदर है उसे, ये अंदर की जो भित्ति है उसे कहेंगे हम क्या? इंडोडर्म कहेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ। तो अंदर इंडोडर्म की तरफ ही आप देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ठीक है। ये जो अभी देख रहे हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये तो हो गया इक्टो और इंडो। अब इसकी हम संरचना आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये इसकी संरचना, एक सेल्स की पूरी, इस सेल्स की संरचना हम यहाँ बना दिए हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर बना दिए एक सेल्स की संरचना। अब इसमें आप देखिए ये जो बीच वाला भाग है ये मीजेनकाइन है, ये इक्टोडर्म है,
और यह अंदर वाला भाग है, यह है इंडोडर्म है, ठीक है। और बिल्कुल इसके बीच में ये क्या है, बीच वाला जो भाग है ये है मीजेनकाइम, ठीक है। मीजेनकाइम भाग में ही कौन सी सेल्स होती हैं, अमीबोसाइट्स, ये अमीबोसाइट्स सेल हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अभी मैंने बताया जो इक्टोडर्म होती हैं दो भाग में बटी होती हैं, एक पिनेकोसाइट्स है, पोरोसाइट्स। तो ये इसकी जो बाहर की तरफ चपटी सेल्स हैं इसे कहते हैं पिनेकोसाइट्स। ये कैसी इसकी आकार होती है, मैलेट शेप्ड इसका आकार होता है। और जो ये आप देख रहे हैं कुछ अंडाकार होती हैं, ये कौन सी सेल्स होती हैं, पोरोसाइट्स होती हैं। और ये अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, ये अंदर की तरफ, इसको कहते हैं कोइनोसाइट्स। ये कोइनोसाइट्स अभी मैंने बताया यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कोइनोसाइट्स हैं। ये और ये कैसी हैं, फ्लैजिलेटेड्स हैं, ठीक है। कैनाल सिस्टम के बारे में हम बात कर लें, इससे भी एक क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कैनाल सिस्टम के बारे में पहले, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम स्पंज में देखिए 3 प्रकार का इसमें कैनाल सिस्टम होता है। एक होता है स्कॉन टाइप, दूसरा साइकॉन टाइप, तीसरा ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। स्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। स्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है यह पाया जाता है ल्यूकोसोलोनिया में। किसमें पाया जाता है मेरे दोस्त, ल्यूकोसोलोनिया में स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और साइकॉन टाइप किसमें पाया जाता है, साइफा में पाया जाता है। साइफा कैसा है, ये साइफा स्पंज जो है मैराइन वाटर होता है, मैराइन वाटर में रहता है, ठीक है, लवड़ी जल में रहता है। और यह देख रहे हैं कि ल्यूकॉन टाइप जो कैनाल सिस्टम होता है, यह होता है स्पॉन्जिला में। स्पॉन्जिला कैसा, एक फ्रेश वाटर जो है स्पंज है, स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया, ये जो है दोनों फ्रेश वाटर स्पंज हैं। देखिए कैसे आप याद रखेंगे, देखिए जरा एक तो आप फार्मूला याद रखिएगा, एलिसासा ल्यूस्पा, एलिसासा ल्यूस्पा, एलिसासा ल्यूस्पा 3 बार आप बोलेंगे तो ये आपके मुंह पे जिह्वा पे बैठ जाएगा, निकलवा ही नहीं करेगा, ठीक है। एलिसासा ल्यूस्पा। तो ए का मतलब क्या है, स्कॉन टाइप है। ए ली का मतलब क्या है, ल्यूकोसोलोनिया। स्कॉन टाइप किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोलोनिया में। अस्सा का मतलब क्या, साइकान। अस्सा सा से साइकान टाइप किसमें होता है, साइफा में होता है, ठीक है। और ल्यू स्पा, ल्यू का मतलब क्या, ल्यूकॉन टाइप। और स्पा का मतलब स्पॉन्जिला, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा मेरे दोस्त। न्यूट्रिशन इसमें देखिए जरा दोस्त, ठीक है। पोरीफेरा में न्यूट्रिशन होलोजोइक प्रकार का होता है, प्राणी समभोजी होलोजोइक प्रकार का होता है, जैसे बिल्कुल जो है जैसे प्रोटोजोआ में भी देखा था अधिकांश जो है स्पीसीज में। डाइजेशन इसमें भी इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर, कंप्लीटली इन कोइनोसाइट्स एंड ट्रोफोसाइट्स। इसमें मुख्य रूप से किसमें डाइजेशन, कोइनोसाइट्स और ट्रोफोजाइट्स में होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन, यह उत्सर्जी इसका पदार्थ होता है अमोनिया। इस कारण से यह कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक। पूरा प्रोटोजोआ भी अमोनोटेलिक था ही मेरे दोस्त, ठीक है। रिस्पायरेशन देखिए इसका जो श्वसन इसमें किसके द्वारा होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस, यानी सरल विसरण द्वारा होता है और बॉडी सरफेस द्वारा होता है, शरीर की सतह द्वारा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। जनन देखिए हम आपको बता दें पोरीफेरा में जनन 2 विधियों द्वारा होता है, दोनों के द्वारा, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों विधियों के द्वारा पोरीफेरा में जनन होता है। तो एसेक्सुअल जो मेथड है बाय बडिंग द्वारा होता है और बाय फ्रैगमेंटेशन। आप जानते हैं कि बडिंग क्या है और फ्रैगमेंटेशन विखंडन, और बडिंग द्वारा आउटग्रोथ एक निकल जाती है शरीर से। जैसे मान लीजिए कि यही है ये, अब यहाँ से एक आउटग्रोथ निकली, ये टूट करके यहाँ से गिर गई तो ये नया बना दिया, ठीक है, स्पंज, ठीक है। तो बाय बडिंग और बाय फ्रैगमेंटेशन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है। एक इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें स्पेशल सेल्स मॉस पाई जाती हैं, यानी कोशिकाओं का एक संग्रह है, कोशिकाओं का एक समूह, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो फॉर्मेशन करती है जेम्यूल्स का। किसका फॉर्मेशन करती है मेरे दोस्त, जेम्यूल का फॉर्मेशन करती है। मैंने ये कोशिकाओं का समूह हम आपको बता दें कब जेम्यूल बनाती हैं, विपरीत परिस्थिति में। विपरीत परिस्थिति में ढेर सारी जब कोशिकाएं होती हैं विपरीत परिस्थिति में आती हैं तो सभी इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। अब इकट्ठी होकर के ये पूरा संग्रह होकर के ये संरचना बनाती हैं क्या, जेम्यूल्स बनाती हैं, ठीक है। और यह जो जेम्यूल्स बनती हैं हम आपको बता दें इसमें भाग कौन लेती हैं, कौन सी कोशिकाएं ये जेम्यूल्स बनाती हैं, वो भाग बनाती हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है। आर्कियोसाइट्स की कोशिकाएं इकट्ठी होकर के विपरीत कंडीशन में जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। बाद में इस जेम्यूल्स के द्वारा भी नए स्पंज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब सेक्सुअल में देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। स्पंज जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। ये उभयलिंगी होते हैं और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो इंटरनल होता है, शरीर के अंदर होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन में, ठीक है, शरीर के अंदर। और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है मेरे दोस्त। कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, ठीक है। और किस प्रकार का, प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनस का मतलब हम आपको बता दें, देखिए गाइनोसियम और एंड्रोसियम आप दो नाम सुने होंगे। प्रो जिसके पहले लग गया तो इसका मतलब उसमें पहले उसका निर्माण होता है। जैसे गाइनस का मतलब गाइनोसियम समझ रहे हैं, अब प्रो का मतलब पहले बन गया, गाइनोसियम अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें पहले बन जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसे कहते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन, ठीक है। अगर यही जो है जब मेल जो गैमीट्स है उसका फॉर्मेशन पहले होने लगता है तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्रस कहते हैं, ठीक है, प्रोटेंड्रस कहते हैं।
और यहाँ प्रोटोगाइनस इसलिए कहते हैं कि फीमेल का जो है पहले फॉर्मेशन हो जाता है। तो और इसका डेवलपमेंट इसमें कैसे होता है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें डेवलपमेंट इसमें कैसे होता है, लार्वल की स्टेज भी देखी जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट और लार्वल स्टेज दोनों के द्वारा होता है। इसमें देखिए कैसे आ जाता है, अब इसकी प्रक्रिया आप देखिए। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, और ये हमने बताया कि स्पर्मेटोजोआ और ओवा का फॉर्मेशन किस कोशिका के द्वारा होता है, आर्कियोसाइट्स के द्वारा होता है। जैसे ही आर्कियोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं स्पर्मेटोजोआ और ओवा का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है, वैसे ही इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, अंदर होता है, तो इसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और उस समय जैसे स्पर्मेटोजोआ और ओवा का फॉर्मेशन होता है उसी तरीके से अनदर स्पंज में ये पहुंच जाती हैं वाटर करंट द्वारा, ठीक है, दूसरे स्पंज में वाटर करंट जल की धारा के द्वारा दूसरे स्पंज में ये पहुंच जाती हैं और वहां पर फर्टिलाइजेशन करती हैं। और इस फर्टिलाइजेशन का जो उत्पाद है वो क्या होता है मेरे दोस्त, वो होता है जाइगोट, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब यहाँ जाइगोट बन जाता है। अब देखिए जाइगोट बनने के बाद यही आ गया मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा, लार्वल कंडीशन के द्वारा। जाइगोट क्या करेगा, विदलन के द्वारा यानी क्लीवेज के द्वारा। यह क्लीवेज इसमें किस प्रकार का होता है, इक्वल और होलोब्लास्टिक, ठीक है, इक्वल और होलोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज होता है इसमें विदलन। और उसके बाद ये लार्वल कंडीशन आ जाती है। कौन सी कंडीशन, लार्वल कंडीशन आ जाती है इसमें। अब लार्वा इसमें देखिए 3 प्रकार के लार्वा इसमें हैं, 3 प्रकार के लार्वा के नाम आपके सामने हैं। एक एम्फीब्लास्टुला लार्वा, दूसरा पैरेनकाइमुला लार्वा, ठीक है, तीसरा स्टीरियोगैस्टुला लार्वा, ठीक है। एम्फीब्लास्टुला, पैरेनकाइमुला और स्टीरियोगैस्टुला। एम्फीब्लास्टुला किसमें बनता है मेरे दोस्त, वह बनता है साइफा में, ठीक है, किसमें, साइफा में। यह एम्फीब्लास्टुला लार्वा साइफा का लार्वा है, ठीक है। अब पैरेनकाइमुला लार्वा जो होता है, देखिए साइफा या साइकॉन आप ऐसा कहिए, समझ रहे हैं। और पैरेनकाइमुला लार्वा किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोलोनिया। हम लोगों को ल्यूकोसोलोनिया पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यह पैरेनकाइमुला लार्वा होता है किसमें, ल्यूकोसोलोनिया में। और स्टीरियोगैस्टुला लार्वा किसमें होता है, यूप्लेक्टेला में, जिसे वीनस फ्लावर और बास्केट कहते हैं ना, यूप्लेक्टेला को। अभी इसकी भी बात करेंगे, सभी उपनाम की भी, ठीक है। अब ये लार्वल कंडीशन से यह तुरंत जो है आस्कुलम के द्वारा बाहर आ जाता है, यानी आस्कुलर जो बाहर जो बड़ा वाला ऊपर छिद्र होता है आस्कुलम कहलाता है। इसके द्वारा ये लार्वल जो है स्टेज बाहर आ जाती हैं और जैसे सब स्टेटम पाती हैं वहाँ पर तैरती हुई एडजस्ट हो जाती हैं और नए स्पंज को जन्म देती हैं, ठीक है। पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन हम आपको बता दें कि इसको जो है बांटा गया है किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। इसमें कंकाल के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है पोरीफेरा को, ठीक है। इसके 3 क्लास हैं, कैलकेरिया है और हेक्साक्टिनेलिडा है और डेमोस्पंजिया है, ठीक है। कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा और डेमोस्पंजिया, ठीक है। कैलकेरिया में कौन कौन आते हैं मेरे दोस्त, ल्यूकोसोलोनिया जो कि हम लोगों को पढ़ना है तो कैलकेरिया का है, ठीक है। कैलकेरिया का ल्यूकोसोलोनिया और साइफा क्या, साइकॉन, ठीक है। तो ल्यूकोसोलोनिया और साइकॉन ये दोनों कैलकेरिया क्लास के हैं, ठीक है। और इस साइकॉन का जो साइफा है इसको हम क्या कहते हैं, अर्न स्पंज, इसका दूसरा नाम है अर्न स्पंज, ठीक है। और जो हेक्सएक्टिनिलिडा है इसमें आता है, इसको शामिल किया गया है यूप्लेक्टेला को, यूप्लेक्टेला जिसे वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहते हैं, ठीक है, फूलों की टोकरी, ठीक है, वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, ठीक है। और हाइलोनीमा भी आता है हेक्सएक्टिनिलिडा में। यह इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लास रोप स्पंज नाम है इसका मेरे दोस्त। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेमोस्पंजिया में कौन कौन है, ये सभी फ्रेश वाटर वाले हैं, सभी स्वच्छ जलीय हैं, ठीक है। डेमोस्पंजिया में जैसे यू स्पंजिया, इसे बाथ स्पंज कहते हैं, यू स्पंजिया को। स्पंजिला ये फ्रेश वाटर में यह भी होता है स्पंजिला, ठीक है। और क्लियोना इसका दूसरा नाम क्या है, बोरिंग स्पंज। चेलाइना मरमैड्स ग्लू इसका नाम है। अब थोड़ा सा इसमें कैनाल सिस्टम देख लिया जाए। कैनाल सिस्टम देखिए, कैनाल सिस्टम कितने 3 प्रकार का होता है, एक्सकान टाइप, साइकान टाइप और ल्यूकान टाइप, ठीक है। एक्सकान टाइप, साइकान टाइप और ल्यूकान टाइप। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पहले का, तो अभी मैं कैलकेरिया की बात किया तो कैलकेरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें एस्कान टाइप और साइकान टाइप दोनों का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और हेक्सएक्टिनिलिडा में भी एस्कान टाइप साइकान टाइप पाया जाता है। डेमोस्पंजिया में ल्यूकॉन टाइप का जो है कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और डेमोस्पंजिया का एक मुख्य कैरेक्टर आप देखिए जरा, इसमें जो लार्वा है एक अलग से लार्वल स्टेज है रैगन लार्वा, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रैगन लार्वा, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि वाटर करंट इन ल्यूकोसोलोनिया पढ़ना है तो इसमें वाटर करंट पूछ लिया है कि सबसे पहले वाटर किधर प्रवेश करेगा, फिर किस में जाएगा, फिर कहाँ से जाएगा, फिर बाहर कैसे आता है।
तो डर्मल जो बाहर की जो डर्मल होती है, त्वचा होती है, उसके छिद्र के द्वारा प्रवेश किया, ठीक है, अंदर डर्मल ऑस्टिया द्वारा अंदर आया, फिर किस में पहुंच गया, गैस्ट्रल ऑस्टिया में पहुंचा, गैस्ट्रल ऑस्टिया में, गैस्ट्रल ऑस्टिया के बाद फिर आ जाता है गुहा में, कैविटी में, अर्थात स्पॉन्जोसील में आ जाता है, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो डर्मल ऑस्ट्रेलिया, गैस्ट्रल ऑस्टिया और स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम, यह इसका वाटर करेंट का जो है एक सीधा सा इसका पाथ है। ठीक है, चलिए आज के हमारी इस क्लास में बस यहीं